हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आपके पास केवल 70 डे बचे हैं, जो कि दोस्तों इसमें आपको पूरा तैयारी करना है। क्योंकि दोस्तों, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है वो 14 से 18 फरवरी के बीच होगा, और जो दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इसी को मद्देनज़र देखते हुए 70 दिनों में अपने तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर लेंगे दोस्तों। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ केवल 70 दिन जुड़िए, और मैं आपको मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ग्रुप डी वाले आप लोग 60-50 में से कम 45 मार्क्स आपके जीके जीएस में आ जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले अगर इस सेट को लगाते हैं तो दोस्तों आप भी जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें जर्नल नॉलेज और जर्नल साइंस दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं इसमें पहले जर्नल साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जर्नल साइंस का 25 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और फिर जर्नल नॉलेज का 25 क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों डेली बाय डेली हम लोग करेंगे एक एक प्रैक्टिस सेट, जिससे कि दोस्तों परीक्षा के टाइम तक आते आते आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का नॉलेज हो जाएगा। और दोस्तों, अपने तैयारी को भी इस मॉक टेस्ट को लगा के परख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें डेली दोस्तों मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो दोस्तों, यहाँ आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आप ही को लड़ना है और आप ही को संभलना है। आप गिरेंगे तो आपको भी संभलना है और आपको ही लड़ना है। तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा दोस्तों। यदि आपके पास सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। यदि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगी दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। जीके जीएस का वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसको आपको बिल्कुल शुरू से तैयारी कराते हुए चलूँगा। और जो दोस्तों पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी तैयारी मजबूत होते हुए चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और अपना पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोलिकाय, बी है केंद्रक, सी है केंद्रिका, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिकांग का पावर हाउस कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता है, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि पानी के क्वथनांक में दाब की वृद्धि करते हैं तो जो दोस्तों पानी का क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये दोस्तों आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बीजांडासन, ऑप्शन नंबर बी है फल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है मांसल बीज चोल, और ऑप्शन नंबर डी है अंतः फल भित्ति। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांसल बीज चोल, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रहेंगे, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल बीज चोल होता है। ये आप लोग ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो इसको आप लोग दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, स्वच्छ आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
ऑप्शन नंबर सी है अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड में जो है वो ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों ध्यान रहेंगे, जब कोई सॉलिड वस्तु जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं, या उस मटेरियल का ऊर्ध्वपातन गुण कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो होता है उत्तल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो वो है दोस्तों वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरा है एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। और तीसरा है नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। और चौथा है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। ये भी आप लोग ध्यान रहेंगे, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये आप लोग दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है वो है जीवाणु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो उसमें जो उत्पादित ध्वनि होती है, ध्वनि का जो तरंग होता है वो और प्रबलता है दोनों क्या होते हैं दोस्तों? घटता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, यदि जब किसी वस्तु की मान लो दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अगर घटती है, तो जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ज़्यादा पास होती है दोस्तों, और यदि फ्रीक्वेंसी घटती है तो वो क्या होगा? ज़्यादा दूर तक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रीक्वेंसी है, और जो आयाम होता है दोस्तों वो इनके बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दोस्तों इनके बीच की दूरी घटेगी। ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन जो होता है उसमें किस तत्व का आवश्यकता होता है? तो उसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जिसने भी इसका राइट आंसर सी दिया है उसका बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है वो गैस कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है वो दम घुटने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है वो प्रक्रिया जो है वह किण्वन कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चले दोस्तों, और जो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, किस फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यदि कोई फ्यूज तार है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ध्यान देंगे, जो फ्यूज तार है उसके लिए उसमें बहने वाली धारा ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उसमें विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है, और इसका जो गलनांक है यह भी महत्वपूर्ण है कि उस तार का गलनांक जो है दोस्तों वो कम होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है इसको POP भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो यूज होता है जब हाथ या पैर टूटता है तो दोस्तों जो प्लास्टर किया जाता है वो किससे किया जाता है। तो दोस्तों वो POP से किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4 हाफ H2O होता है दोस्तों। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है। तो दोस्तों इसका तो आंसर कई लोगों को पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में जो है दोस्तों वो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना दोस्तों, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक AMU में दोस्तों ध्यान देंगे, एक AMU में आपका जो ऊर्जा होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 931 MeV, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक MeV में इतनी ऊर्जा होती है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है बीटा किरणें, ऑप्शन बी है अल्फा किरणें, ऑप्शन सी है एक्सरे किरणें, और ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो दोस्तों इसमें जो उच्चतम भेदन वाला क्षमता वाला जो विकिरण है वो है दोस्तों गामा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम भेदन क्षमता वाला जो किरण है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, वो अल्फा किरणें जो होती हैं वो सबसे कम भेदन क्षमता वाला होता है। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो गामा किरणें होती हैं वो 30 सेंटीमीटर आयरन की परत को छेद कर सकता है। तो दोस्तों इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो इतनी होती है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ध्रुवण, ये जो दोस्तों है ये ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ये दोस्तों प्रकाश का गुण है ध्रुवण। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, ध्वनि में परावर्तन का गुण पाया जाता है, उसमें व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, और विवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो गुण नहीं पाया जाता वो कौन सा है दोस्तों, ध्रुवण इस ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। इसका आंसर आप लोग को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको इसी में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो लास्ट में होता है 3d5 4s1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ब्रायोफिलियम में जनन होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ब्रायोफिलियम पौधा होता है उसमें जनन किससे होता है, या उसमें से पौधों का जो जन्म होता है, जो पौधे विकसित होते हैं वो किससे होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जड़ से,
बी है पत्ती द्वारा, सी है तने द्वारा और डी है पुष्प द्वारा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती द्वारा। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो ब्रायोफिलियम प्लांट होते हैं उनमें जो जनन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, यानी कि दोस्तों यदि उनकी पत्तियां वहाँ पे गिरती हैं तो उसके द्वारा एक नया प्लांट उगाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। आपको ये बताना है कि रसोई गैस में कौन कौन सी दो मिश्रण होती है, वो किसका होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है वो एलपीजी में मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि यूरिक अम्ल डॉट डॉट का उत्सर्जी पदार्थ है। तो दोस्तों ध्यान देंगे यूरिक अम्ल जो होता है वो किसका जो है उत्सर्जी पदार्थ है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी और सर्प का जो है वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी करते हैं, यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। और यदि मेंढक और मनुष्य का पूछ रहे दोस्तों तो दोस्तों ध्यान देंगे जो मेंढक और मनुष्य होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में अपना उत्सर्जन करते हैं, यूरिन यानी कि जो मूत्र होता है दोस्तों, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो यूरिक अम्ल होता है वो पक्षी और सर्प जो हैं इसका उत्सर्जन करते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 किलोग्राम है तथा चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 144 और ऑप्शन नंबर सी है 72 और ऑप्शन नंबर डी है 720 किलोग्राम। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 kg जो है वो चंद्रमा पे द्रव्यमान होगा। यानी कि दोस्तों आप इसका ध्यान देंगे दोस्तों, जो पृथ्वी पे जो भार होता है, जो मान लीजिए दोस्तों पृथ्वी पे जो भार होता है, यानी कि दोस्तों भार और द्रव्यमान में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों द्रव्यमान और भार में दोस्तों आपको ये डिफरेंस देखना है कि जो पृथ्वी पे जो भार होता है चंद्रमा पे जाने पे वो भार जो होता है वो 1/6 हो जाता है। तो ध्यान देंगे। और द्रव्यमान जो होता है वो चाहे आप पृथ्वी पे रहें चाहे चंद्रमा पे रहें उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। यदि यहाँ पे पृथ्वी तल पर यदि 72 kg जो है वो भार दिया गया होता, द्रव्यमान न देकर दोस्तों भार देता वो आपसे प्रश्न में, तो वो दोस्तों 1/6 हो जाता, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो ये यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान देंगे द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। और यदि भार दिया होता तो भार जो दोस्तों है वो पृथ्वी पर जो होता है वो चंद्रमा के सतह पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ का 1/6 हो जाता है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में जब भी देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान लिखा हुआ है कि भार लिखा हुआ है, ये आप लोग दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे तो आप जो है इसका जो है वो सही आंसर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव कान कितनी आवृत्ति ध्वनि सुन सकते हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो मानव कान है, यानी कि जो मानव किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि मानव सुन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जठर रस स्रावित होता है, तो आपको बताना है दोस्तों जो जठर रस स्रावित होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए है अमाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत से और ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत से।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जठर रस का जो श्रावण होता है वो अमाशय से होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो जठर रस स्रावित होता है वो कहाँ से होता है, अमाशय से स्रावित होता है। चलिए दोस्तों, ये तो दोस्तों जनरल साइंस के हम लोग प्रश्न 25 देख लिए। अब दोस्तों देखेंगे जनरल नॉलेज की। तो चलिए दोस्तों उसका देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 2004, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2001, ऑप्शन नंबर डी है 2002। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 2005 में पारित हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक पगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ब्लैक पगोड़ा जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क उड़ीसा में जो है वो ब्लैक पगोड़ा स्थित है। दोस्तों ध्यान देंगे, यह एक मंदिर है दोस्तों, जो गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लैक पगोड़ा जो मंदिर है वो किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ब्लैक पगोड़ा मंदिर है वो गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हरित सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो हरित सूचकांक है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हरित सूचकांक है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध उपन्यासकार चंद्रकांता के लेखक कौन है। दोस्तों ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, चंद्रकांता के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देविका नंदन खत्री जो हैं वो चंद्रकांता के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि आप पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है या क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था उसमें कौन सी गैस उत्तरदायी थी दोस्तों। तो ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फेनाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी है एथाइल साइनाइड, और ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसमें जो गैस का श्रावण हुआ था वो कौन सा गैस था दोस्तों। तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। और वो जो कंपनी है वो उस कंपनी का नाम क्या था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, उस कंपनी का भी नाम पूछा जाता है। तो उसका नाम था दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी थी दोस्तों, वो यूनियन कार्बाइड, ये दोस्तों उस कंपनी का नाम था। तो आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जो यूनियन कार्बाइड थी उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का श्रावण हुआ था, जिसमें दोस्तों बहुत लोगों की मौत और बहुत लोग बेहद जख्मी हो गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री। तो दोस्तों
इसको निकालने का बहुत ही आसान सा मेथड है दोस्तों। वो है दोस्तों, आपसे यदि 1 घंटे में पूछता है तो आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाती है, यानी कि एक चक्कर में कितना डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ये आपसे 1 घंटे में पूछ रहा है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है अपना चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 24 से आप लोग यदि भाग दे देंगे तो ये दोस्तों आपका 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको 24 से काटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 1 घंटे में जो है वो पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। और इससे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आप किसी भी तरह पूछ ले दोस्तों, तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। यदि आपसे पूछ ले 2 घंटे में, तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। यदि आपसे 4 घंटे में पूछ ले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी दोस्तों, 60 डिग्री घूमेगी। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये याद भी नहीं है तो ऐसे करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, क्या ये सही है। मानव रहित टोही विमान निशांत है, क्या ये सही है। या पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है, क्या ये सही है। या उपरोक्त सभी यानी कि तीनों सही हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो तीनों ही हैं वो तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, वो सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो दोस्तों ये संविधान से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद जो 40 है वो संविधान के राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, तो इसमें जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है तंजौर, ऑप्शन नंबर बी है मैसूर, ऑप्शन नंबर डी है मथुरा और ऑप्शन नंबर डी है वृंदावन। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। दोस्तों आप लोगों ने कई लोगों ने या तो मथुरा टिक किया होगा या वृंदावन टिक किया होगा। तो दोस्तों आप लोग को इसमें कन्फ्यूज़न हो गया ना, इसलिए कभी भी नाम से कभी भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नाम कहीं और का है और पूछ लिया कहीं और का, आंसर कहीं और का हो जाएगा तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों परीक्षा में आपको जितना आता है उतना ही करके आइएगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग मत लीजिएगा जो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको आता है तो आप कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मत कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर समझ लिए आप पढ़े हैं तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो समझ लिए कि वो किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ है, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट से अपना, अनकस्टमाइज्ड अर्थ किसकी पुस्तक है या किसने लिखा है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन नंबर बी है मीरा नायर, ऑप्शन नंबर सी है सलमान रुश्दी और ऑप्शन नंबर डी है दलाई लामा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो अनकस्टमाइज्ड अर्थ जो पुस्तक है वो झुम्पा लाहिरी जी ने लिखा है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों झुम्पा लाहिरी जी की एक और पुस्तक है द लॉ लैंड। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द लॉ लैंड किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, द लॉ लैंड जो है वो झुम्पा लाहिरी जी की पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी जो है वो शेयर मार्केट पे जो है वो नज़र रखती है, या नियंत्रण जो होता है वो शेयर मार्केट पर किसका होता है? सेबी का होता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो कई लोगों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं वो हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ये आपको दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा जो होता है दोस्तों वो भारतीय सदन का निम्न सदन होता है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको जो है दोस्तों लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, जो लोकसभा को जो है वो लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लोकप्रिय सदन संसद के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे लोकसभा को जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो आपको आंसर बताना है दोस्तों कि किस राज्य को जो है वो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था दोस्तों वो पंजाब पड़ा था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, रोलेट एक्ट अधिनियम को जो है दोस्तों वो काला बिल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे रोलेट एक्ट कब आया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे रोलेट एक्ट आया था 1919 में। इसी बिल को दोस्तों काला बिल के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों कि जो संविधान में है वो हमारे देश का नाम क्या है। ये इनमें से आपको बताना है दोस्तों, भारत है या इंडिया जो भारत है, या हिंदुस्तान है, या आर्यवर्त है। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन जो है दोस्तों वो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? ये आपको बताना है दोस्तों, जो इनमें से जो है वो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो इन सभी में सबसे प्राचीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो डेली आने वाली है, तो डेली मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। और पूरे जी जान लगा दिए दोस्तों, इस बार ग्रुप डी या NTPC CBT 2 को आपको करेक्ट करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है आप तो देख ही रहे हैं कि पूरे 3 साल होने वाले हैं और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब ट्विटर कैंपेन करने के बाद जो है दोस्तों वो इसका डेट आया है। तो आप लोग को इस बार जी जान लगाकर अपनी मेहनत कीजिए और गवर्नमेंट नौकरी के सपना को पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों एक मोटिवेशन कोट की ओर बढ़ते हैं। हिम्मत हारने वालों को
रास्ता छोटी नज़र आती है। दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना छोटा सा रास्ता है, और जो आखिरी दम तक लड़ने वाले होते हैं वो रास्ते, उनके लिए जो रास्ते होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दोस्तों यदि आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप लोग बस यहीं तक पहुंचेंगे, और यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो आप लोग दोस्तों ग्रुप डी क्या एनटीपीसी का आप लोग दोस्तों आईएएस पीसीएस भी बन जाते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग हिम्मत मत खोइए दोस्तों। यदि आप हिम्मत खो देंगे तो हम क्या, कोई भी टीचर हो आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। तो आप लोग को हिम्मत बनाए रखना है दोस्तों, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकती है। तो आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपका कोई फीडबैक है तो वो ज़रूर हमें दें दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।